Hello students, how are you? Students, this is the first video for 12th class, chapter number 3, human reproduction. In human reproduction, we will discuss pregnancy only in this video. It is very important topic for board exam as well as for the NEET and AIMS exam. So students, this is very interesting because I have explained all the things with 3D animation. So let's try to understand what is pregnancy. Students, pregnancy is the condition of having a developing embryo or fetus inside the womb of mother after implantation. After implantation, it is the state of condition in human female in which several changes in the morphology of human female and the hormonal secretion of the human female occurs. इस स्टेट से पहले भी बहुत सारे स्टेट्स या बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में बता देता हूँ। पूरे रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें आपका ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? गैमीटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और थर्ड हम लोग स्टेप पढ़ते हैं, दैट इज गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र क्या होता है? गैमीट ट्रांसफ़र मीन्स मेल गैमीट ट्रांसफ़र, क्योंकि फीमेल गैमीट तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही रहता है, ह्यूमन फीमेल के अंदर ही रहता है। Only male gamete sperm is to transfer in human female body। तो ये 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये तो आप लोग जानते हैं, अर्लियर क्लासेस में, छोटे क्लासेस में 8th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू ईच अदर एंड फॉर्म जाइगोट। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर उसके बाद जो जाइगोट होता है हमारा, उस जाइगोट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्लीवेज होता है। और जाइगोट एक बाइन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल होती है, यानी कि न्यूक्लियस तो 2 होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम के अंदर एक तो खुद का न्यूक्लियस होता है और एक स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, तो बाइन्यूक्लिएटेड हो जाता है, लेकिन सेल एक ही होती है। तो इसीलिए ये बाइन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल होती है। इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं आफ्टर क्लीवेज, और फाइनली ये फॉर्मेशन करता है ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है? तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है मैं आपको अभी एक एनिमेशन की हेल्प से थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये आपका ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वही जब एंडोमेट्रियम यानी कि यूटेरस के अंदर, एंडोमेट्रियम यूटेरस की वॉल में जब एम्बेडेड हो जाता है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन आप समझेंगे अभी, और डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में। तो ये इम्प्लांटेशन के बाद ही किसी ह्यूमन फीमेल को हम लोग प्रेग्नेंट वूमन कहते हैं। उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिससे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट रुक जाता है, और फाइनली उसमें ओव्यूलेशन भी बंद हो जाता है और एम्ब्रियो परसिस्ट करने लगता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन आप लोग जानते ही हैं, व्हेन स्पर्म कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद एग। जब एग के कॉन्टैक्ट में स्पर्म आता है तो स्पर्म उसकी दीवार को, जो जोना पेलुसिडा है, उसको डिग्रेड कर देता है और अपने न्यूक्लियस को इंजेक्ट कर देता है, और उसका न्यूक्लियस आफ्टर इंजेक्शन इस तरह से
इसके साथ फर्टिलाइज कर जाता है ओवम के न्यूक्लियस के साथ, और फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट इट इज़ द सिंगल सेल। अब जाइगोट में कई सारे चेंजेस होते हैं, और कई सारे चेंजेस के बाद फिर इसका इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद। तो अब देखिए, सबसे पहले देखें तो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है। इसमें बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पलरी इस्थमस जंक्शन क्या होता है, ये आप लोग देख ही रहे हैं, ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब जो मोड़ा पार्ट होता है, यानी कि जो बेंडिंग पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, दिस इज द एम्पुला। क्या होता है, एम्पुला। तो एम्पुला, और जो स्टेट पार्ट है, जो सीधा पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं इस्थमस। इस्थमस। तो इस्थमस और एम्पुला जहाँ पर मिलते हैं, इस जगह पर इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। एग इधर ओवरी से रिलीज होता है, और इधर स्पर्म यहाँ पर पहुँचने लगता है। तो स्पर्म सेम टाइम पर एम्पलरी इस्थमस जंक्शन तक पहुँच जाता है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारे बिलाइज होते हैं, और ये बिलाई क्या करते हैं, इस जाइगोट को एक्सपेल करते हैं यूट्रस के तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में आप इसको वो एक्सपेल करते हैं, धकेलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत थोड़ा सा मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो चलिए इम्प्लांटेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, इम्प्लांटेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जाइगोट में चेंजेस क्या आते हैं, इसमें क्लीवेज होते हैं। सिंगल सेल का जो जाइगोट होता है उसमें 2 सेल यानी कि सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है, सेल डिवीजन जो इसमें होता है वो माइटोसिस होता है। माइटोसिस। अब माइटोसिस सेल डिवीजन कौन सा होता है, जिसमें एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अनइक्वल होता है। यानी कि इसमें जो 2 सेल बनती हैं तो एक छोटी और एक बड़ी, ये बड़ी सेल और ये छोटी सेल, यानी कि इस तरह से इसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। इस क्लीवेज और सेल डिवीजन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि क्लीवेज में जो सेल डिवाइड करती है उन सेल का साइज जो होता है वो मदर सेल के बराबर नहीं होता है। तो मदर सेल जाइगोट थी, और जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो ये 2 छोटी सेल बनेंगी, तो इन दोनों का साइज मदर सेल के बराबर नहीं होता है। ये और डिवाइड करेंगी तो सेल्स और छोटी होती चली जाएंगी, सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता है। इस टाइप के सेल डिवीजन को या माइटोसिस सेल डिवीजन को हम लोग क्लीवेज कहते हैं। तो ये क्लीवेज होता है इसमें। अब इस क्लीवेज से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। तो इस तरह से सेल बनने से ये इस तरह से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग मोरूला कहते हैं। तो मोरूला, अब मोरूला जब फिर इसमें क्या होता है, एक कवरिंग बन जाती है, और कवरिंग के बाद इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला। इसके अंदर और क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ पर सारी सेल्स जो होती हैं वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, एक साइड में इकट्ठी हो जाती हैं, और एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। ब्लास्टोसील कैविटी। तो ब्लास्टोसील कैविटी है, और इधर सारी सेल इकट्ठी हैं, ऊपर से एक कवरिंग है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं दूसरे एनिमल्स में, लेकिन मैमल्स के केस में हम लोग इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये ब्लास्टोसिस्ट है। अब ब्लास्टोसिस्ट को एक उसका सेक्शन कटिंग करके उसको देखा गया है कि अंदर से ऐसा दिखाई देता है। तो आप लोग देख रहे हैं सारी सेल्स एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं, इसको इनर सेल मास कहते हैं। ऊपर से एक कवरिंग जो है उसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये ब्लास्टोसिस्ट 7th डे पर, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7th डे पर क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम से इंटरेक्ट करने लगती है, और इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है ट्रोफोब्लास्ट, वो इस तरह से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने लगती है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, बिलाईज, यानी कि ये जो हैं बिलाई कहलाते हैं। और ये बिलाई क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की वॉल को डिग्रेड करते हैं, अंदर उसकी वॉल को गलाते हैं और उसके अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं। और साथ ही साथ एंडोमेट्रियम जो होती है ऊपर से इसको कवर कर लेती है, ब्लास्टोसिस्ट अंदर हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद ही ह्यूमन फीमेल को हम लोग प्रेग्नेंट वूमन कहते हैं। और ये जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आप देख रहे हैं,
ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। और ये जो ऊपर की कवरिंग है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट दो हार्मोन सिक्रीट करने लगती है, HCG। तो HCG और HPL, ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इससे। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसका मतलब होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो ये क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है मिल्क फॉर्मेशन के लिए। और ये HCG जो है वो ह्यूमन यूरिन में डिटेक्ट हो जाता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान उसकी ह्यूमन फीमेल जो कि जिसके अंदर इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो उसकी यूरिन में इसका अमाउंट HCG का आता है। तो उस HCG के अमाउंट को डिटेक्ट किया जाता है प्रेगनेंसी किट से, जिससे पता चल जाता है कोई भी ह्यूमन फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। तो इस तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। देखिए ब्लास्टोसिस्ट जो है, तो ब्लास्टोसील कैविटी, उसके ऊपर की कवरिंग को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, अंदर इनर सेल मॉस कहते हैं, जो बाद में एम्ब्रियो बनाता है। ये आउटर कवरिंग हो जाती है। ट्रोफोब्लास्ट बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और ये हो जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये एंडोमेट्रियम के साथ इंटरेक्ट करती है, विलाइस का फॉर्मेशन करती है, ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है इनर सेल मॉस को नरिश करने के लिए। तो ये इस तरह से आप लोग इसको स्क्रीन शॉट लेकर के और डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसके बारे में नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको और आगे। सो स्टूडेंट्स, ये और आगे जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर और डिटेल से, तो देखिए ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट था, इस तरह से एम्बेडेड हो गया ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास, 7th डे पर इम्प्लांटेशन हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इस तरह से आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो ये कोरियोनिक ब्लाई यानी कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो इस तरह से डिजिटेटेड हो रही है और एंडोमेट्रियम के अंदर एक इंट्रैक्शन कर रही है और इंटरडिजिटेटेड हो जाती है। तो इस तरह से, और इस ब्लास्टोसिस्ट में आप क्या चेंजेज आते हैं, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो इनर सेल मास था, ये वाला इनर सेल मास इस तरह से यहाँ पर दो लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो दो लेयर होती हैं, सेल्स की दो लेयर बन जाती हैं। तो इस नीचे वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट, सॉरी इसको हम लोग कहते हैं हाइपोब्लास्ट। ये जो आप देख रहे हैं हाइपोब्लास्ट, और ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम लोग एपीब्लास्ट कहते हैं। ऊपर वाली जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट धीरे धीरे एक कैविटी का फॉर्मेशन करती है, जो आप ये देख रहे हैं एक कैविटी बनती जा रही है। तो इस कैविटी को हम लोग एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और इस को एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक सैक कहते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड भरने लगता है जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये धीरे धीरे चेंजेज आते जा रहे हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। तो इसी कंडीशन को हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं। अब और डिटेल से इसके बारे में एक हम लोग समझ लेते हैं एक एनिमेशन से कि किस तरह से ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो चलिए इसको समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स,
इस तरह से आप लोगों ने इस एनिमेशन की हेल्प से देखा कि जितना भी ये मैंने आपको अभी जो बताया था फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज और इम्प्लांटेशन, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर हम लोग इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो इसको कुछ हम लोग इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो क्लीवेज मैंने आपको बताया था, क्लीवेज इम्प्लांटेशन तक हम लोग पढ़ ही चुके हैं। गैस्ट्रुलेशन, इसमें मेनली हम लोग को जो डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है आपने 11th क्लास में जब पढ़ा होगा, आप सीलोम पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपने ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में पढ़ा होगा। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है हम लोग, यानी कि ह्यूमन इज़ द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, क्योंकि इसमें 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों जर्म लेयर से कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, इसको हम लोग फैट ऑफ जर्म लेयर कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फाइनली ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए क्लीवेज क्या होता है, ये आप लोग यहाँ पर समझिए। हालांकि आपने एनिमेशन में भी देखा होगा कि जब जायगोट डिवाइड कर रहा था तो उसमें सेल्स बनती चली जा रही थी, यानी कि जायगोट सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर था, उसके बाद एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, इस तरह से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया था। तो ये आपका इससे और क्लियर हो जाएगा। इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर इस तरह से इसमें डिवीजन शुरू हो जाता है। तो डिवीजन आपका एक सेल से पहले 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इस तरह से, और 8 सेल, लास्ट में आपका 32 सेल्ड स्टेज जो होती है उसको हम लोग मरूला कहते हैं। तो मरूला में जो चेंज आता है, ऊपर से जो कवरिंग है वो बनने लगती है। ये आप देख रहे हैं अंदर की तरफ, ये अंदर जो सेल्स हैं वो एक अंदर कुछ इकट्ठी सेल्स हो जाती हैं। तो इसको आप अभी देख रहे थे, हमने इनर सेल मास कहा। और ऊपर की जो ये कवरिंग है जो इसकी, वो ऊपर से हट जाती है एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी कि ये ऊपर की जो सबसे ऊपर की कवरिंग, ये क्या है, ये है जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा ये किसकी कवरिंग है, यहाँ पर एग की कवरिंग थी। यहाँ आप देख रहे हैं एग की कवरिंग थी जोना पेलुसिडा। तो ये जोना पेलुसिडा यहाँ पर हट जाती है, जोना पेलुसिडा से एक पोर हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट उससे निकल करके बाहर आ जाती है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्लीवेज कैसे होता है और किस तरह से ये सारे चेंजेस आते हैं। चलिए आगे और थोड़ा सा डिटेल से हम लोग समझते हैं। फिर अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स के बारे में बात करते हैं कि जर्म लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक अपनी जीके के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। अभी देखिए जो बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का ये स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और इनर सेल मास। तो इनर सेल मास और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर की जो कवरिंग है उसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कर रहे हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। इसमें अब क्या चेंज होगा, देखिए यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनर सेल मास 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है, यानी कि उसकी सेल्स 2 लेयर में डिवाइड हो जाती हैं। ऊपर की जो लेयर होती है उसमें सेल्स इस तरह से थोड़ी सी कॉलमनर होती हैं, थिकनेस होती है ज़्यादा उस लेयर की, और नीचे वाली लेयर जो होती है उसमें सेल फ्लैट हो जाती हैं, इस तरह से फ्लैट हो जाती हैं। तो फिर इसके बाद इनके अलग अलग 2 नाम हो जाते हैं। जो नीचे होती है, तो नीचे को हम लोग हाइपो टर्म देते हैं। तो हाइपो यानी जो ब्लो सिचुएटेड है, इसको हम लोग हाइपोब्लास्ट कहते हैं। जो ऊपर सिचुएटेड है उसको एपीब्लास्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी अभी भी है, ट्रोफोब्लास्ट भी है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। फिर इसके बाद और क्या चेंज आते हैं, आप देखिए इसमें जो एपीब्लास्ट थी, एपीब्लास्ट में एक चेंज आता है। एपीब्लास्ट क्या करती है, यहाँ पर इस तरह से अपने पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, यानी कि यहाँ पर अगर सेल्स हैं तो इस तरह से चारों तरफ, इधर से भी और इधर से भी, इस तरह से सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसको हम लोग पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन में एक कैविटी टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम लोग एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। और नीचे की जो हाइपोब्लास्ट थी, हाइपोब्लास्ट भी धीरे धीरे पेरिक्लाइनल डिवीजन यानी कि साइड से डिफ्रेंशिएट होने लगती है, सेल्स इंक्रीज होने लगती हैं, सेल डिवीजन यहाँ पर होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक कैविटी नीचे बन जाती है, एक कैविटी ऊपर बन गई, एक कैविटी नीचे बन गई। तो इस नीचे वाली कैविटी को प्राइमरी यॉर्क सैक कहते हैं, ऊपर वाली कैविटी को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या चेंज आता है, एमनियोटिक कैविटी और बढ़ जाती है, प्राइमरी यॉर्क सैक भी थोड़ा सा और बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो क्या था कि एपीब्लास्ट डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा और साइज इंक्रीज हो गया है एमनियोटिक कैविटी का। फिर फाइनली क्या होता है यहाँ पर
आपने जो देखा अभी, ये दोनों सेल लेयर जो हैं एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये दोनों आपस में मिली हुई हैं, लेकिन ऊपर से एपीब्लास्ट फिर डिफ्रेंशिएट करती है और डिफ्रेंशिएट करके कुछ सेल्स बनाती है और सेलुलर मास बन जाता है। दोनों लेयर्स के बीच में एक और लेयर बन जाती है जिसको हम लोग मीजोडर्म कहने लगते हैं। जनरली होता क्या है, जब तक ये दो लेयर होती हैं तब तक हम लोग क्या कहते हैं, इसको एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अब एक लेयर और बीच में बन जाती है, फिर इसको हम लोग ऊपर वाली जो एपीब्लास्ट थी उसको हम लोग एक्टोडर्म, नीचे वाली जो हाइपोब्लास्ट थी उसको एंडोडर्म, और बीच में जो लेयर बन जाती है उसको हम लोग मीजोडर्म कहने लगते हैं। तो आप लोगों ने देखा इस तरह से 3 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इन्हीं तीनों लेयर को हम लोग जर्म लेयर कहते हैं, जर्म लेयर। जर्म लेयर क्यों कहते हैं इनको? जर्म लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यही तीनों लेयर हमारे सारे बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो मेन जो लेयर्स होती हैं सेल्स की, जो हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग जर्म लेयर कहते हैं। अब देखिए ऊपर जो यहाँ पर एपीब्लास्ट यानी कि जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म में यहाँ पर थोड़ा सा एक डिप्रेशन बनने लगता है। उस डिप्रेशन को हम लोग प्रिमिटिव स्टिक कहते हैं। प्रिमिटिव स्टिक एक्चुअल में होता क्या है, ये इस तरह से जो ब्लास्टोसिस्ट का एक सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, अगर हम पूरा ब्लास्टोसिस्ट देखें तो पूरे ब्लास्टोसिस्ट में इस तरह से ये ऊपर की जो लेयर है उसमें एक डिप्रेशन इस तरह से बनने लगता है। तो ये डिप्रेशन एक्चुअल में क्या है, ये यहाँ पर स्टार्टिंग है एम्ब्रियो बनने की। यहाँ पर इस रीजन से हेड बनता है और इस रीजन से टेल बनता है। तो इस जो डिप्रेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। आगे और डिटेल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर फेट ऑफ जर्म लेयर। अब देखिए ये तीनों जर्म लेयर जो बनी हुई हैं, इन तीनों जर्म लेयर से क्या क्या पोर्शन हमारी बॉडी का बनता है। तो आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर एंडोडर्म, आप जो देख रहे हैं एंडोडर्म से हमारी बॉडी में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनता है। यानी कि अंदर का जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब पूरा एलिमेंट्री कैनाल लगभग, ये हमारा एंडोडर्म से बनता है। मीजोडर्म से क्या बनता है, तो मीजोडर्म से हमारी मसल्स बनती हैं और हमारा जितना भी स्केलेटल सिस्टम है वो बनता है, हमारी किडनीज बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारे, और यहाँ पर ये जो हार्ट है, हार्ट का भी इसमें रोल होता है मीजोडर्म का। तो हार्ट बनता है, किडनी बनती हैं, इस तरह से हमारी मसल्स बनती हैं और पूरा स्केलेटल सिस्टम बनता है। तो ये आप पूरा देख रहे हैं कि जो मीजोडर्म से और फिर उसके बाद फाइनली एक्टोडर्म से क्या बनता है, तो हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है। तो देखिए बहुत आसान हो जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। ये तीनों इस फिगर की हेल्प से बहुत अच्छे से आपको तीनों का फेट ऑफ जर्म लेयर, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, नीट और एम्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको